सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयम् उच्चारणस्थानानि विषये पठिष्यामः। उच्चारणस्थानानि अर्थात् उच्चारणस्य स्थानानि इति उच्चारणस्थानानि। पश्यतु, हरेक शब्द न हरेक वर्ण उसका कोई ना कोई उच्चारण स्थान होता है। जहाँ से उस वर्ण का उच्चारण होता है वो उसका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें जिन अंगों की सहायता लेनी पड़ती है वो अंग उसका उच्चारण स्थान होता है। जैसे पहला है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अर्थात पश्यतु, अत्र अकुह विसर्ज सर्वप्रथम अस्ति अ अर्थात अकार, अर्थात अकार। तत्पश्चात अस्ति कु। कु इत्युक्ते कवर्ग। कवर्ग मध्ये आगच्छन्ति क ख ग घ ङ च। अकार कवर्ग। तत्पश्चात अस्ति ह। तत्पश्चात अस्ति विसर्ग। अर्थात एतेषाम् उच्चारण स्थानं कंठ वर्तते। अर्थात अकार, कवर्ग, ह और विसर्ग, इन सबों का उच्चारण स्थान कंठ है। यानी कि कंठ की सहायता से हम अ, कवर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान करते हैं। जैसे अ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, अ। यानी कि इन सभी वर्णों को उच्चारित करने के लिए, सम्यकतया इसका उच्चारण करने के लिए हमें कंठ की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। उसके बाद दूसरा है इचु यसानाम तालु। पश्यतु, अत्र प्रथमं वर्णम् अस्ति इ अर्थात इकार। तत्पश्चात अस्ति चु अर्थात चवर्ग। चवर्ग मध्ये आगच्छन्ति च, छ, य, झ, य। चवर्ग इत्युक्ते च, छ, ज, झ, य। तत्पश्चात अस्ति य, स अर्थात तालव्य स। अर्थात एतेषां वर्णानाम् उच्चारण स्थानं किमस्ति? तालु। अर्थात तालो सहायतया इ चवर्ग ज, इ चवर्ग य, स एतेषां वर्णानाम् उच्चारणं भवति। अर्थात इ चवर्ग च, छ, ज, झ, य और स तालव्य स, इन सभी वर्णों का उच्चारण तालु के सहायता से होता है। जैसे इ, च, छ, ज, झ, ञ, स, य। यानी कि इन वर्णों को अगर हमें उच्चारण करना होता है, इन वर्णों का उच्चारण अगर हमें करना हो तो हमें तालु की सहायता लेनी ही पड़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। उसके बाद आते हैं तीसरा, अको विसर्जनीयानाम कंठ, इचु रसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा। अर्थात ऋतु रसानाम मूर्धा मध्ये अस्ति सर्वप्रथम रि। ऋतु, टू अर्थात
टवर्ग ट ठ ड ढ र। तत्पश्चात अस्ति र। तत्पश्चात अस्ति स अर्थात मूर्धन्य स। एतेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानमस्ति मूर्धा। अर्थात मूर्धायाः सहायतया री ट ठ ड ढ र और स का उच्चारण स्थान होता है। इन सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि री टवर्ग र और फ इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है। जैसे री ट ख ड ढ र ख, यानी कि इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा की सहायता से किया जाता है। तत्पश्चात स्वयं पठिष्याम ऋतुलसानां दन्ता। ऋतुलसानां दन्ता। अस्मिन् मध्ये अस्ति सर्वप्रथमं लिरि। अस्तु तु अर्थात् तवर्ग मध्ये आगच्छन्ति त थ द ध न इति। तत्पश्चात् अस्ति दन्त स। तत्पश्चात् ल दन्त स अर्थात एतेषां वर्णानाम् उच्चारण स्थानं दन्ताः सन्ति। अर्थात दन्त अस्ति। अर्थात दन्तानां सहायतया लिरि तवर्ग ल स इत्येषां वर्णानाम् उच्चारणं भवति। अस्तु तथा पश्यतु लिरि त थ द ध न ल स अर्थात इन वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम उपपद्मानीयानां नस्थो। अर्थात उ अर्थात पवर्ग मध्ये आगच्छति प फ ब भ म इति। उपद्मानीयम् अर्थात उ पवर्ग और उपद्मानीय वर्णानाम् उच्चारण स्थानम् ओष्ठः वर्तते। ओष्ठौ वर्तते अर्थात ओष्ठयोः सहायतया उ पवर्ग उपद्मानीय वर्णानाम् उच्चारणं भवति। यथा पश्यतु उ इत्यस्य यदा अहम् उच्चारणं करोमि तदा मम ओष्ठौ परस्परं मिलति। उ प फ ब भ म अफ अर्थात उपद्मानीय इत्युक्ते किं भवति? उपद्मानीय इत्युक्ते अर्धपवर्ग अर्धफवर्ग। पश्यतु इतः परम् अस्ति अर्थात विसर्गस्य परं पकारस्य फकारस्य च परं यः अर्धविसर्ग भवति तम् उपद्मानीयं वक्तुं शक्नुमः। तत्पश्चात् अस्ति एदेतो कण्ठतालु। एदेतोः कण्ठतालु
अर्थात एत एतौ, एत अर्थात ऐत अर्थात ऐ, अर्थात ऐ इत्ययोः वर्णयोः उच्चारणं स्थानं कंठतालु च स्तः, कंठतालु च स्तः। अर्थात ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। पश्यतु यथा ए यदा अहम ए इत्यस्य उच्चारणं करोमि तदा मम कंठ तालु उभयोः कार्यं करोति, उभौ कार्यं करोति। यदा पश्यतु ए कंठ इत्यस्य कार्यमपि भवति, तालु इत्यस्य कार्यमपि भवति। अर्थात ए एवं ऐ इत्ययोः वर्णयोः उच्चारणस्थानं कंठ तालु च स्तः। तत्पश्चात् अस्ति ओदोतोः कंठोस्थम, अर्थात ओ इत्युक्ते ओ, औ इत्युक्ते औ, अर्थात ओ एवं औ इत्ययोः वर्णयोः उच्चारणं स्थानं कंठ ओष्ठ च स्तः, कंठ एवं ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ च स्तः। अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। यदा वयम ओ औ इत्ययोः वर्णयोः उच्चारणं करोमि तदा कंठ एवं ओष्ठ उभौ परस्परं कार्यं करोति। यदा पश्यतु ओ औ अर्थात कंठ एवं ओष्ठ उभौ ओष्ठौ परस्परं मिलति, कंठस्य अपि कार्यं भवति ओ। अस्तु, तत्पश्चात् अस्ति वकारस्य दन्तोष्ठम, वकारस्य दन्तोष्ठम, दन्तोष्ठम अर्थात वकारस्य उच्चारण स्थानं दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ च स्तः, अर्थात दंत ओष्ठौ स्तः, दन्तः ओष्ठः च, अर्थात वकारस्य उच्चारण स्थानं दन्तः ओष्ठः च स्तः। अर्थात वकारस्य यदा अहम उच्चारणं करोमि तदा यदा वयं वदामः तदा अस्माकं दन्तः ओष्ठः उभौ कार्यं कुरुतः। पश्यतु यथा ओष्ठः अपि कार्यं करोति, दन्तः अपि कार्यं करोति। अर्थात वकारस्य उच्चारणं स्थानं वयं दन्तोष्ठौ कथितुं शक्नुमः, वक्तुं शक्नुमः। तत्पश्चात् अस्ति जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम्, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम्, अर्थात जिह्वामूल्ये जे वर्णाः सन्ति तेषाम् उच्चारणं स्थानं जिह्वामूलं भवति। जिह्वामूलम् अर्थात जिह्वायाः मूल, जिह्वायाः मूलम् अर्थात जिह्वायाः स्थानम् अस्ति। पश्यतु अत्र जिह्वामूल्यस्य, जिह्वामूल्याः के, प्रश्नम् अस्ति यत् जिह्वामूल्याः के, अर्थात जिह्वामूल्य वर्ण कौन है? तो अर्ध चवर्ग अर्ध पवर्ग, अर्ध चवर्ग अर्ध छवर्ग, सॉरी अर्ध च अर्ध छ अर्ध ज, अर्थात चवर्ग से पहले जो आधा विसर्ग होता है उससे हम जिह्वामूल कहते हैं। जैसे पवर्ग से पहले जो आधा विसर्ग होता है उसको हम उपधमानीय बोलते हैं। तो जो चवर्ग से पहले आधा विसर्ग होता है उसको हम जिह्वामूल्य के नाम से जानते हैं और इनका उच्चारण स्थान जिह्वामूल है। ठीक है, धन्यवाद। आज की कक्षा यही खत्म करते हैं।